इसे यानी कि ट्रेजरी बिल जारी कौन करता है? ट्रेजरी बिल जारी कौन करता है दोस्तों? सरकार। कौन जारी करता है? सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और सरकार के तरफ से जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? तो जब सरकार को अल्पकालीन पैसों की जरूरत हो गई, जब सरकार को अल्पकालीन पैसों की यानी कि अल्पकालीन अवधि के लिए, मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो पैसे लेने के लिए सरकार के द्वारा क्या जारी किया जाता है? ट्रेजरी बिल। यानी ट्रेजरी बिल एक ऐसी प्रतिभूति है जो मांग पक्ष की ओर से कौन जारी करता है? यानी ट्रेजरी बिल एक ऐसा प्रतिभूति है जो सरकार जारी करता है। हालांकि सरकार के तरफ से कौन जारी करता है? यानी ट्रेजरी बिल जारी करने वाला कौन है? जब सरकार को अल्पकालीन अवधि के लिए पैसों की जरूरत हो गया, जब सरकार को अल्पकालीन अवधि के लिए पैसों की जरूरत हो गया, तो इन पैसों के लिए सरकार कौन सी प्रतिभूति जारी कर सकती है? ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है। सरकार के तरफ से ये ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। सरकार के अलावा ट्रेजरी बिल और कोई जारी नहीं कर सकता है। अब जारी करेगा कौन? तो सरकार। तो खरीदेगा कौन दोस्तों? तो इसका खरीदार कौन होते हैं? इसका खरीदार होते हैं कौन? बैंक। जैसे पीएनबी, एसबीआई, ये सब जाकर खरीदता है। उसके बाद वित्तीय संस्था जैसे एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, वो जाकर खरीद लिया। तो ट्रेजरी बिल जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसके खरीदार प्रायः कौन होते हैं? बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था। क्लियर हो गया? तो ट्रेजरी बिल जारी कौन करेगा? सरकार। सरकार की तरफ कौन जारी करता है? और इन ट्रेजरी बिल के खरीदार कौन होते हैं? कौन होते हैं? या बैंक और कोई वित्तीय संस्था। अब कोई परिवार इसको नहीं खरीदता है, क्योंकि सरकार को पैसा की जरूरत किसको हुई है? सरकार को ही है। तो सरकार को पैसा की जरूरत होगा तो लगेगा 10-20 रुपए की जरूरत होगा? नहीं। जब भी सरकार को जरूरत होगा करोड़ों में होगा। तो वो करोड़ों का रुपया परिवार दे सकता है सरकार को? नहीं। वो करोड़ों का करोड़ों पैसा जमा कहां पर है? बैंक में है। बैंक में हमारा आपका जब बचत का पैसा जमा है, वही बचत का पैसा बैंक अब देगा किसको? सरकार को। तो ट्रेजरी बिल जारी कौन करेगा? खरीदेगा कौन? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए कि ट्रेजरी बिल का भुगतान अवधि जो होता है, ट्रेजरी बिल का जो भुगतान अवधि होता है वह 14 दिन होता है, या 91 दिन होता है, या 182 दिन होता है, या 364 दिन। इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि मुद्रा बाजार का प्रतिभूति है। भुगतान 1 वर्ष से पहले हो जाएगा। तो ट्रेजरी बिल की भुगतान या तो 14 दिन बाद होगा, या तो 91 दिन बाद होगा, या तो 182 दिन बाद होगा, या 300। यानी कि ये जो बैंक अपना पैसा देगा किसको? तो सरकार बैंक को 14 दिन के बाद लौटा सकता है, 91 दिन के बाद लौटा सकता है, 182 दिन के बाद लौटा सकता है, या अधिकतम। अब कब लौटाएगा? तो हर प्रकार का ट्रेजरी बिल होता है। 14 दिन वाला ट्रेजरी बिल, 91 दिन वाला ट्रेजरी बिल, 182 दिन वाला ट्रेजरी बिल, 364। तो ट्रेजरी बिल कौन जारी किया? कौन खरीदा? भुगतान अवधि। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान दीजिए कि ट्रेजरी बिल के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाता है सरकार के तरफ से या आरबीआई के तरफ से इन बैंक और वित्तीय संस्था को। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का जीरो कूपन बॉन्ड है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का क्या है दोस्तों? जीरो कूपन बॉन्ड है। और ये याद रखिएगा जीरो कूपन बॉन्ड है क्या है।
ऐसी प्रतिभूति जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है निवेशकों को, ऐसी प्रतिभूति जिन पर कोई ब्याज नहीं दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिस पर कोई ब्याज, और ट्रेजरी बिल एक प्रकार का जीरो कूपन बॉन्ड है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का क्या है दोस्तों? जीरो कूपन बॉन्ड है, क्योंकि इसके लिए सरकार कोई ब्याज नहीं देती है। अब सवाल है कि जब कोई ब्याज नहीं देती है तो ये सब खरीदता क्यों है? ये सब खरीदता क्यों है? तो याद रखना है कि ये ट्रेजरी बिल कटौती पर जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल किस पर जारी किया जाता है? कटौती पर जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल किस पर जारी किया जाता है? कटौती पर जारी किया जाता है। अब कहिएगा कि कटौती क्या है? कटौती क्या है? तो कटौती बराबर होता है, ध्यान दीजिए, कटौती बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? कटौती। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब आरबीआई ट्रेजरी, जैसे ट्रेजरी बिल का दाम कितना है? 100 रुपया, तो जब आरबीआई 100 रुपया वाला ट्रेजरी बिल बेचेगा ना, तो वो सीधा किस में बेच देगा? 80 में बेच देगा। और जब भुगतान का समय आएगा तो फिर ट्रेजरी बिल ले लेगा आरबीआई। आज सरकार की तरफ से ट्रेजरी बिल कौन जारी कर रहा? तो आरबीआई क्या किया कि 100 रुपया का ट्रेजरी बिल कितना में बेच दिया? 80 में। और जब उसी ट्रेजरी बिल का भुगतान किया जाएगा 14, 91, 182 या 364 दिन बाद, तो भुगतान कितना का होगा? 100 को होगा। इससे क्या हुआ? इससे जो खरीदा उसको फायदा हो गया कितना का? 20। इसी को क्या कहते हैं? कटौती। तो ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि ट्रेजरी बिल किस पर जारी किए जाते हैं? कटौती पर। मतलब ट्रेजरी बिल को बेचा जाता है अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, जबकि भुगतान अंकित मूल्य के बराबर किया जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? कि ट्रेजरी बिल बेचा जाता है बैंक या वित्तीय संस्था को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, लेकिन भुगतान अंकित मूल्य के बराबर किया जाता है। उदाहरण के लिए 100 रुपए का ट्रेजरी बिल जब आरबीआई बेचेगा बैंक या कोई वित्तीय संस्था को, तो 80 में ही बेच देगा। और जब लौटाने की बारी आएगी तो कितना लौटाएगा? 100 लौटाएगा। तो फायदा कितना हो गया खरीदने वाले? 20 रुपए फायदा हो गया। तो ट्रेजरी बिल में फायदा होता है किस आधार पर? ट्रेजरी बिल में जो निवेश करते हैं बैंक या वित्तीय संस्था, उसको फायदा किस आधार पर होता है? क्या ट्रेजरी बिल पर सरकार कोई ब्याज देती है? ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज नहीं देती है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का जीरो कूपन बॉन्ड है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का जीरो कूपन बॉन्ड है। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन यह किस पर जारी किए जाते हैं? कटौती। क्लियर हो गया? हालांकि एक ट्रेजरी बिल का कीमत 25,000 होता है। कितना? एक ट्रेजरी बिल का कीमत कितना? 25,000। अब कोई भी खरीदेगा तो 25,000 के गुणक में ही खरीद सकता है, यानी 50,000 का, 75,000 का, 1 लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, 25,000 के मल्टीपल में ही खरीदना पड़ेगा। कोई कहेगा कि अच्छा 70,000 का दे दीजिए, नहीं मिलेगा, उसे कम से 75,000 में लेना पड़ेगा। तो ट्रेजरी बिल, एक ट्रेजरी बिल की न्यूनतम कीमत कितना है? यानी 25,000 से कम का कोई ट्रेजरी बिल। अगर कोई खरीदार है, और खरीदार प्रायः कौन होते हैं? तो उन्हें 25,000 के गुणक में ही खरीदना पड़ता है। 25,000 के। तो हमको लगता है ट्रेजरी बिल में अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक बार पुनः हम करेंगे रिपीट। सबसे पहले ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का प्रतिभूति है। ट्रेजरी बिल एक अल्पकालीन प्रतिभूति है। दो बात तो हमें क्लियर रहनी चाहिए। ट्रेजरी बिल किस बाजार का प्रतिभूति है? ट्रेजरी बिल अल्पकालीन या दीर्घकालीन प्रतिभूति? ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है?
या पूछ देगा कि सरकार अपने अल्पकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी प्रतिभूति जारी करती है। सरकार अपने अल्पकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए कौन सी प्रतिभूति जारी करती है। हालांकि सरकार की तरफ इसे बेचता कौन है, आरबीआई। तो ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, सरकार के तरफ से कौन जारी करता है। ट्रेजरी बिल के खरीदार पर आया कौन होते हैं, ट्रेजरी बिल के खरीदार पर आए कौन होते हैं। ट्रेजरी बिल का भुगतान अवधि कितने दिनों का। ट्रेजरी बिल किस प्रकार का बॉन्ड है, ऐसा प्रतिभूति जिस पर कोई ब्याज न दिया जाए उसे क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड है। तो जीरो कूपन बॉन्ड है तो ट्रेजरी बिल को जारी किस पर किया जाता है, कटौती किसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहिएगा कटौती कितना का रहता है, ये भी एक तरीका है कि कटौती कितना का रहेगा, 20% रहेगा कि 10% रहेगा। तो होता क्या है कि आरबीआई को जब भी ट्रेजरी बिल बेचना होता है ना, तो इसके लिए वह अखबारों में टेंडर निकाल देती है। अखबारों में क्या कर देती है, सूचना निकाल देती है कि हम ट्रेजरी बिल बेचने वाले हैं। स्थिति को जिनको जिनको लेना है लिफाफा में हमें भेज दीजिए कि कितना में वो खरीदने वाले हैं। तो आरबीआई को जब ट्रेजरी बिल बेचना होता है ना, तो उसके लिए वह अखबारों में सूचना दे देती है और आग्रह करती है बैंक और वित्तीय संस्था के कि आप बोली लगाइए कि ट्रेजरी बिल को कितने कटौती पर खरीदेंगे। और जो बैंक और वित्तीय संस्था सबसे कम कटौती पर खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे ट्रेजरी बिल आरबीआई क्या कर देती है, बेच देती है। जैसे मान लीजिए कि पीएनबी ने 100 रुपया का ट्रेजरी बिल 80 रुपया लगाया, लेकिन एसबीआई ने उसका 100 रुपया का दाम 90 रुपया लगाया, तो पीएनबी को नहीं मिलेगा। अब किसको मिल जाएगा। यानी कि जिस बैंक या वित्तीय संस्था की कटौती कम से कम होगी, आरबीआई उसको ट्रेजरी बिल क्या कर देगा, बेच देगा। तो कटौती कैसे तय होता है, तो इसके लिए बोली लगता है कि कौन सबसे कम कटौती लेने के लिए तैयार है। जो सबसे कम लेगा ट्रेजरी बिल उसे कोई मिल जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। ट्रेजरी बिल खत्म हो गया। अब हम मुद्रा बाजार की दूसरी प्रतिभूति पर आए। बहुत चीज पहली बार सुने होंगे इस चैप्टर में आप। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा उबाऊ लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आपको प्रश्नों को उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो ना हो, लेकिन 89-90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और प्रश्न का उत्तर जहां तक है वो आप 100% दीजिएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा जीरो कूपन बॉन्ड कौन है, तो आप याद कर लिए हैं कि ट्रेजरी बिल जो है जीरो कूपन बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड, ऐसे प्रतिभूति जिस पर कोई ब्याज नहीं दिए जाते उसे क्या कहते हैं, जीरो। सरकार अपने अल्पकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए कौन प्रतिभूति जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है। ट्रेजरी बिल अल्पकालीन प्रतिभूति या दीर्घकालीन, ट्रेजरी बिल सरकारी है या प्राइवेट, सरकारी। आइए अब प्राइवेट पर से आपको भेंट कराते हैं। सरकारी हो गया। आइए दूसरा है कॉमर्शियल पेपर, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, सीपी। मुद्रा बाजार का दूसरा प्रतिभूति सीपी, कॉमर्शियल पेपर। इसके भी बारे में दो बात तो याद रखना, ये कॉमर्शियल पेपर क्या है, मुद्रा बाजार का प्रतिभूति है। कॉमर्शियल पेपर क्या है, अल्पकालीन प्रतिभूति है। दो बात तो हमें याद रखनी पड़ेगा। आइए अब देखते हैं जारी कौन करेगा इसको। कॉमर्शियल पेपर जारी करता है अच्छी साख वाली कंपनी, अच्छी साख वाली
कंपनी। ठीक है, अब अच्छी साख वाली कंपनी कौन है? जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ठीक है, अशोक लीलैंड हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सब टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, विप्रो हो गया, ये सब वो कंपनी है जो लंबे समय से भारत में चल रही है और इसके बारे में सबको अनुमान है ये कंपनी डूबने वाला नहीं है और ये भी अनुमान होता है कि ये कंपनी घाटे में भी नहीं जाएगा, है कि ना दोस्तों। हमारे देश में टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया। अशोक लीलैंड भी ऑटोमोबाइल कंपनियां बड़े बड़े ट्रकों का निर्माण करती है जिस तरह टाटा और महिंद्रा करती है। उसके बाद विप्रो जानते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कंपनी क्या है? ये सब कंपनी अच्छी साख वाली कंपनी है। मतलब इन सब कंपनियों पर लोगों को विश्वास है कि ये कंपनी ना तो डूब सकती है और ना ही घाटे में जा सकती है। क्लियर है? इन सब कंपनियों के बारे में लोगों को विश्वास बना हुआ है कि ये न तो भविष्य में डूबेगा और न ही भविष्य में घाटा में जाएगा, इसलिए इसे यह क्या कहेंगे दोस्तों? अच्छी साख। अब वही किंगफिशर क्या है दोस्तों? अच्छी साख वाली कंपनी कहिएगा, मालिक के फरार है उसका, ठीक है। तो कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो पर लोगों को विश्वास नहीं होता है, कुछ कंपनियां ऐसे जिस पर लोगों को पूरा विश्वास है, ठीक है। टाटा का कोई प्रोडक्ट देगा आप जल्दी कहेगा कि ये गड़बड़, आप मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तैयार होइएगा, आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट दे देगा, आप मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये गड़बड़ है। उसी तरह ITC एक और कंपनी है, ITC जो कई प्रकार के उत्पाद बनाकर बेचती है। तो ये सब भारत की अच्छी साख वाली कंपनी है और यही कंपनी कॉमर्शियल पेपर जारी करती है। तो कॉमर्शियल पेपर अच्छी साख वाली कंपनियां जारी करती है जब इन कंपनियों को अल्पकालीन अवधि के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे महिंद्रा कंपनी अपना कई और ब्रांच स्थापित करेगा और इसके लिए तुरंत उसे 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ गया, हालांकि इतना बहुत हो गया ना, 2,000 करोड़। मान लीजिए कि महिंद्रा अचानक निर्णय लिया कि वो अपने इस ब्रांच को यहां से वहां डालना, इसके लिए तुरंत उसे 500 करोड़ चाहिए, तुरंत 500 करोड़ चाहिए। तुरंत कैसे व्यवस्था होगा? तो जारी क्या कर दिया जाएगा? कॉमर्शियल पेपर। क्लियर हो गया? जिस तरह ट्रेजरी बिल सरकारी होता है, कॉमर्शियल पेपर प्राइवेट होता है, लेकिन इसे कौन जारी करता है? अच्छी। अब इसके खरीदार कौन होते हैं? इसके खरीदार भी पराये कौन होते हैं? बैंक होते हैं, वित्तीय संस्था होते हैं, या फिर कोई फर्म होते हैं। फर्म मतलब कभी कभी फर्म का मतलब कि चार्टर अकाउंटेंट जो CA होते हैं, कहीं 10, 12, 15 CA मिलकर आपस में एक कंपनी बनाए रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? फर्म। और वो फर्म जो है डायरेक्ट प्रतिभूतियों को खरीद करके और फिर CA अपने ग्राहकों को बेचता है। प्रत्येक CA के पास ढेर सारे ग्राहक होते हैं, कई CA मिलकर के स्थापित करते हैं क्या? फर्म। तो कभी कभी क्या होता है कि इन प्रतिभूतियों का CA का एक बड़ा फर्म है, वो खरीद लिया और उसके बाद CA अपने ग्राहकों को उसे क्या कर रहा है? बेच रहा। ऐसा भी होता है किसके संबंध में? कॉमर्शियल पेपर के। तो कॉमर्शियल पेपर जारी करता है अच्छी साख वाली कंपनी जब उन्हें अल्पकालीन अवधि के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। और अच्छी साख वाली कंपनी के द्वारा जारी किया गया कॉमर्शियल पेपर के खरीदार प्रायः बैंक, वित्तीय संस्था जैसे LIC हो गया, UTI हो गया, IDBI हो गया, हालांकि IDBI अब तो बैंक बन चुका है। तो वित्तीय संस्था और फर्म जो CA के द्वारा स्थापित होते हैं उनके द्वारा खरीदा जाता है। और इसकी भुगतान अवधि की बात करिएगा तो इसकी भुगतान अवधि जो होता है न्यूनतम कितना दिन होता है?
15 दिन। यानी कंपनियां जो आपसे पैसा लिया है सीपी जारी करके, वो न्यूनतम आपको 15 दिन में लौटाएगा, या अधिकतम कितना हो सकता है? इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मुद्रा बाजार का प्रतिभूति है। तो जिस तरह ट्रेजरी बिल का भुगतान अवधि नियत था 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन और 300, लेकिन इस सीपी की भुगतान अवधि न्यूनतम 15 दिन, अधिकतम 12 महीना। यानी 15 दिन से पहले नहीं लौटाएगा आपको पैसा जिस कंपनियों में लगाया है बैंक, वित्तीय संस्था या फर्म ने। तो सीपी का भुगतान अवधि कब से कब तक? 15 दिन से। अब दोस्तों कि यह सीपी जो है ब्याज पर भी जारी किया जाता है और दूसरा कटौती पर भी जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल सिर्फ किस पर जारी किया गया था? ट्रेजरी बिल के लिए कोई ब्याज, लेकिन कॉमर्शियल पेपर के लिए कंपनियां ब्याज भी दे सकती है और कॉमर्शियल पेपर कटौती पर भी जारी किया जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? जब सरकार को अल्पकालीन पूंजी की जरूरत होगी तो कौन सा प्रतिभूति जारी करेगा? ट्रेजरी बिल। जब कंपनी को अल्पकालीन प्रतिभूति की जारी होगी, जब कंपनी को अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता होगी तो कौन प्रतिभूति जारी करेगा? लेकिन कॉमर्शियल पेपर सब कंपनी जारी नहीं कर सकता है। ये नहीं कि पेटीएम खुला, पेटीएम जो है कॉमर्शियल पेपर जारी कर देगा, अभी वो नया है, साख बनाने में टाइम लगेगा। कॉमर्शियल पेपर केवल कौन जारी कर सकता है? अच्छी साख वाली कंपनी जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? अच्छी साख वाली कंपनी जारी कर सकता है। कॉमर्शियल पेपर किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ब्याज पर। और यानी कॉमर्शियल पेपर जो खरीदता है उसे कंपनी ब्याज भी दे सकती है या कंपनी कटौती पर भी जारी कर सकती है। क्लियर हो गया दोस्तों? कॉमर्शियल पेपर की भुगतान अवधि समझ गए? कब से कब तक है? 15 दिन से 12। कॉमर्शियल पेपर की भुगतान अवधि। तो दो प्रतिभूति समझ गए, ट्रेजरी बिल समझ गए, कॉमर्शियल पेपर समझ गए। दोनों में सबसे मुख्य अंतर है ट्रेजरी बिल सरकारी, कॉमर्शियल पेपर प्राइवेट। अब कहिएगा कैसे जारी होगा? आरबीआई तो ट्रेजरी बिल के लिए अखबार में नोटिस कर दिया था और कंपनी भी अखबार में नोटिस करता है दोस्तों। कंपनी भी क्या करता है? अखबार में ही नोटिस दे दिया कि कॉमर्शियल पेपर क्या हो गया? जारी हो गया। अब आप कहिएगा कि अखबार में जारी कर दिया, कोई पढ़ा ही नहीं तो कैसे होगा? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मुद्रा बाजार की हर प्रतिभूति में तरलता काफी ज्यादा होते हैं, यानी जारी होते ही बिक जाते हैं। यानी कॉमर्शियल पेपर जारी हुआ और मिनटों में बिक गया, यानी अखबार में सूचना दी गई कि जारी होगा। कंपनी के अब तो ऑनलाइन हो गया है बहुत चीज, तो कंपनी के वेबसाइट पर जैसे जारी हुआ कि कॉमर्शियल पेपर जारी हो गया, तुरंत खरीदारी, तुरंत बिक जाता है। अब कहिएगा तुरंत क्यों बिक जाता है? तो तुरंत इसलिए बिक जाता है कि इसमें फायदा कितने दिन के अंदर मिल जाएगा। यानी जो फायदा है 15 दिन के लिए या 12 महीना के अंदर मिल जाएगा, ज्यादा फायदा के लिए वेट नहीं करना है। दूसरा, पैसा डूबने का खतरा नहीं है, क्योंकि कौन जारी कर रहा है? तो फायदा निश्चित है, वो भी जल्दी। फायदा डूबेगा नहीं क्योंकि जारी कर रहा अच्छी साख वाली कंपनी, इसलिए इसमें तरलता काफी। वही हाल ट्रेजरी बिल का है। ट्रेजरी बिल में भी अगर सरकार कह दिया तो सरकार क्या करेगा? बाद में पलट जाएगा या सरकार लंदन भाग जाएगा? नहीं, सरकारी प्रतिभूति तो और तरल होते हैं, जारी होते ही बिक जाते हैं। 9-10 पर रिपोर्ट हुआ तो 9-15 पर बिककर तैयार है। क्यों? तो फायदा निश्चित है, वो भी बहुत कम समय में सारा फायदा होगा, और दूसरा फायदा निश्चित है, लेकर भागेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार भाग कर कहां जाएगा दोस्तों? क्लियर हो गया ना? तो मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां काफी तरल होती है, जारी होते ही सेकेंड और मिनटों में बिक जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे तीसरे प्रतिभूति पर, और तीसरा क्या है?
कॉल। तीसरा प्रतिभूति कौन है? कॉल मनी, कॉल मनी, कॉल मनी। आए हला ने मुद्रा बाजार में अब तक हम कितना प्रतिभूति पढ़े हैं? 2। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल। अब ये जो कॉल मनी है, मुद्रा बाजार में जितना भी प्रतिभूति है, उस प्रतिभूति में सबसे ज्यादा तरल प्रकृति का प्रतिभूति कौन है? सबसे कम भुगतान अवधि किसकी होती है? कॉल मनी की। कॉल मनी की भुगतान अवधि न्यूनतम कितना दिन और अधिकतम 15 दिन। ट्रेजरी बिल भी आप देख लिया, अधिकतम 64 दिन गया था, न्यूनतम 14 दिन। कॉमर्शियल पेपर भी अधिकतम 364 दिन यानी 12 महीना और न्यूनतम 15 दिन। लेकिन कॉल मनी मुद्रा बाजार का एक ऐसा प्रतिभूति है जिसका भुगतान अवधि सबसे कम है। वैसे कॉल मनी की भुगतान अवधि इतनी छोटी है कि इसको नगद मुद्रा के रूप में ही माना जाता है कि नगदे है। और कॉल मनी जारी करने वाला, कॉल मनी जारी करने वाला भी कौन होते हैं? बैंक। और आपको आश्चर्य होगा कि खरीदने वाला भी कौन होते हैं? बैंक। यानी कॉल मनी एक ऐसी प्रतिभूति है जिसका व्यवहार बैंक ही आपस में करते हैं, बैंक ही जारी करते हैं, बैंक ही खरीदते हैं, यानी कोई इसमें बाहर का लोग नहीं है। तो कॉल मनी एक ऐसी प्रतिभूति है जो मुद्रा बाजार का सबसे कम भुगतान अवधि वाला प्रतिभूति है, सबसे तरल प्रतिभूति है और इसका लेन देन बैंकों के माध्यम से ही होता है। यानी बैंक ही जारी करते हैं, बैंक ही खरीदार होते हैं। पीएनबी ने जारी किया, एसबीआई खरीद लिया, एसबीआई ने जारी किया, एचडीएफसी खरीद लिया। लेकिन सवाल है कि इस कॉल मनी प्रतिभूति का इस्तेमाल बैंक ही आपस में करते हैं तो किस लिए करते हैं? तो 2 कार्यों के लिए। बैंक कॉल मनी का इस्तेमाल 2 कार्यों के लिए है। एसएलआर की राशि, एसएलआर की राशि पूरा करने के लिए। कभी कभी बैंकों का एसएलआर अचानक क्या होता है? घट जाता है, तो एसएलआर को पूरा करके रखना बहुत जरूरी है। तो जब कभी एसएलआर की रकम घट गया बैंक का, तो वो क्या जारी करेगा? कॉल मनी जारी करेगा। क्या जारी करेगा? तो बैंक को कॉल मनी जारी करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसकी एसएलआर की राशि क्या हो जाती है? घट जाती है। अब कहिएगा कि हम एसएलआर नहीं जानते हैं, तो एसएलआर कैसे नहीं जानिएगा? पढ़ा चुके हैं, चौथा में पढ़ा चुके हैं ना। और दूसरा, जो खरीदते हैं तो वो उस उद्देश्य से खरीदते हैं कि जब बैंक के पास अधिक नकदी हो जाए, अधिक नकदी को छोटी अवधि के लिए, अधिक नकदी को छोटी अवधि के लिए निवेश हेतु। तो कॉल मनी का इस्तेमाल बैंक ही आपस में करते हैं, यानी बैंक ही जारी करते हैं, बैंक ही। कॉल मनी जारी इसलिए करना पड़ता है बैंक को क्योंकि उन्हें एसएलआर की राशि क्या करनी होती है? तो जब कभी बैंकों को एसएलआर की राशि कम पड़ जाती है तो उसको पूरा करने के लिए वो कौन सी प्रतिभूति जारी करता है? कॉल मनी। और कॉल मनी जो खरीदता है तो वो खरीदता वो है जिस बैंक के पास अचानक अधिक नकदी आ गया। अचानक अधिक नकदी को अगर कोई बैंक अल्पकाल के लिए निवेश करना चाहता है तो वो किस में निवेश करना चाहेगा? कॉल मनी में निवेश करना चाहेगा। क्लियर हो गया? तो कॉल मनी जारी करने वाला भी बैंक और खरीदने वाला भी जारी करेगा वो बैंक जिसका एसएलआर घट गया है, खरीदेगा वो बैंक जिसके पास अचानक अधिक नकदी आ गया है। भुगतान अवधि 1 से। अब दोस्तों इसका नाम कॉल मनी क्यों है? इसका नाम कॉल मनी इसलिए है
कि अधिकांश इस प्रतिभूति खरीदने का सारा क्रियाकलाप किस पर हो जाता है? फौने पर हो जाता है। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? कॉल मनी पड़ गया। यानी कि कॉल मनी, प्रतिभूति का नाम कॉल मनी इसलिए है क्योंकि दर फरा रहा है सर, लगता है ऊपर ऊपर से जा रहा है। अरे ध्यान दीजिए, यहां पर फाइनेंशियल मार्केट नहीं समझे आप तो भी यही समझना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी में एक दिक्कत है कि बहुत ऐसे लड़के होंगे जिसका फील्ड कभी भी इकोनॉमी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल प्रतिभूति में यही समझना है कि कौन जारी किया, कौन खरीदा, कौन जारी किया, कौन खरीदा, बस ये पूछा जाता। आप प्रश्नों को देखिएगा ना, इस चैप्टर के प्रश्नों को देखिएगा, आपसे बनने लगेगा। तो कॉल मनी का नाम ध्यान रखिए, कॉल मनी का नाम कॉल मनी इसलिए पड़ गया है, कॉल मनी का नाम कॉल मनी इसलिए पड़ा है कि इसकी प्रक्रिया अधिकांशतः फोन पर ही पूरी कर ली जाती है, कागजी प्रक्रिया बाद में होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है। तो अब तक कितना प्रतिभूति जारी हुआ है? 3। ट्रेजरी बिल जारी हो गया, कॉमर्शियल पेपर जारी हो गया, कॉल मनी जारी हो गया, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा क्लियर हो गया ना। आज ज्यादा प्रतिभूति नहीं जारी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट को आप समझे ना अच्छी तरह से। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आइए अब ऑनलाइन वाले को थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ। ऑनलाइन बंद है, आधा घंटा पहले जो है ना नेट प्रॉब्लम हो गया, रिकॉर्डेड मोड में डाल दिया और उसको बोल दिया कि रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड। क्या कहाँ से नेट प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ? सूचना दे दिए ना।